हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग परफेक्ट, स्टडिंग हार्ड, मन लगा के पढ़ रहे होगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आज हमारा फंगस का दूसरा सेशन है जहाँ पे हम लोग फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे हमने लास्ट सेशन में फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था, वैसे ही हम आज उसके रिप्रोडक्शन के मेथड्स को समझने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा भी तो आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैं बोलता हूं तो मतलब मैं ऐसे रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं जहां पे कहीं पे भी दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है और सेल डिवीजन में भी हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सिर्फ माइटोसिस नाम के सेल डिवीजन से ही हो जाता है। जब मैं बात कर रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड की, प्राइमरली जो फंगस में पाया जाता है वो मेथड है बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन के बेसिक्स मैंने आपको लास्ट सेशन में ही क्लियर कर दिए हैं। आज अपन बस उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करने वाले हैं। ठीक, तो स्पोर क्या चीज होती है? क्या चीज होती है भाई स्पोर? स्पोर क्या होता है? स्पोर आपको समझना रहेगा। तो व्हाट इज स्पोर? स्पोर जैसे ही मेरे मन में आता है तो कुछ गोल 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 सा बनने लगता है। ठीक है, तो स्पोर्स क्या होते हैं? जब मैं स्पोर की बात कर रहा हूं विद रिलेशन टू रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्राइमरली जहां हम अभी बात कर रहे हैं, तो उस केस में स्पोर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पोर्स वो स्ट्रक्चर हैं जो ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म करता है, जो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, और इसका होल एंड सोल मीनिंग होगा कि वो स्पोर जर्मिनेट करके कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि भैया स्पोर क्या है कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है, तो ये माइटोसिस के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, सपोज करते हैं ये, और ये स्ट्रक्चर अगर जर्मिनेशन करके कह दे ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, तब फिर हम इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे स्पोर। तो समझ लीजिए कि अगर कोई पेरेंट है और वो पेरेंट माइटोसिस की हेल्प से एक स्ट्रक्चर बनाए, जो स्ट्रक्चर जर्मिनेशन पे नया ऑर्गेनिज्म बना पाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोर्स। तो अगर मुझे इसे लिखना हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भैया, जैसे सजा धजा के लिखते हैं, लिखना पड़ गया वैसे, तो अपन लिख देंगे, क्या दिक्कत है? लिख देंगे क्या? स्पोर्स आर माइटोटिकली produced structures which can give rise to a new organism on germination। ठीक है, अब क्योंकि मेथड एसेक्सुअल का है और एसेक्सुअल में कहीं पे मियोसिस नहीं है, और जब तक मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस से अगर कोई भी सेल डिवाइड करेगा या माइटोसिस से कोई भी इंडिविजुअल डेवलप करेगा, तो फिर वो इंडिविजुअल अपने पेरेंट का एग्जैक्ट क्लोन होगा, कॉपी होगा। ठीक, तो ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है, स्पोर्स के फॉर्म से हो या किसी भी फॉर्मेट से हो, तो उस केस में क्या होगा, जो भी नया फंगस बनेगा वो पेरेंट फंगस की एग्जैक्टली कॉपी होगा, क्लोन होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, चलिए,
तो अब जब मैंने बात करी स्पोर्ट्स की, तो अब क्वेश्चन आता है फंगस किस किस तरह के स्पोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो फंगस एक तो मूवमेंट करने वाले मोटाइल स्पोर्ट्स बनाते हैं, उन मोटाइल स्पोर्ट्स को बोलते हैं जू स्पोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले ये तो हो गया। इसके भी पहले अपन एक चीज समझ लें कि स्पोर्ट्स जो हैं वो फंगस के अंदर दो तरीके के भी हो सकते हैं। अच्छा, कौन से दो तरीके के? स्पोर्ट्स तो समझ में आ गया, अब सर ने बोल दिया दो तरीके के, हाँ तो वो भी सर समझा दे कि बहुत आसानी से, क्या दिक्कत है। तो स्पोर्ट्स जो हैं ये फर्दर हम दो तरह के क्लासिफाई करेंगे। एक वो स्पोर्ट्स जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 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 बनेंगे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इंटरनल स्पोर्ट्स, दे आर कॉल्ड इंटरनल स्पोर्ट्स, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 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 बन जाएंगे, दे आर इंटरनल स्पोर्ट्स। ठीक, और ऐसे स्पोर्ट्स जो फंगस के हाइफे के टिप पर बनेंगे, बाहर 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 बन जाएंगे, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्पोर्ट्स, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर ये जो मार्कर है ये एक हाइफे है, अगर इसी हाइफे पे कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर आ जाए और उसके अंदर स्पोर बनते जा रहे हैं, तो सच स्पोर्ट्स विल बी कॉल्ड एज इंटरनल स्पोर्ट्स। मान लो ये हाइफे है और इसके टिप पर यहां स्पोर बना, फिर यहां स्पोर बना, फिर यहां स्पोर बना, फिर यहां स्पोर बना, तो अगर हाइफे के बाहर की तरफ बिना किसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड एक्सपोज्ड स्पोर्ट्स बनते हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्पोर्ट्स, तब उनसे हम एक्सटर्नल स्पोर्ट्स बोलते हैं। भाई कितना आसान चीज है। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स विच आर फाउंड इन फंगस। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स फाउंड इन फंगस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स फाउंड इन फंगस। भैया कौन कौन से टाइप के स्पोर्ट्स फंगस में मिलते हैं? बहुत ही ज़्यादा आसान है ये टॉपिक, बस आपको ध्यान देना है। जब मैं बोल रहा हूँ आसान है तो समझने में आसान है, लेकिन नीट में ज़रूर पूछते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स फंगस की जब बात करते हैं तो स्पोर नीट का फेवरेट टॉपिक रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक पहले स्पोर के बारे में बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज जू स्पोर्ट्स, दैट इज जू स्पोर। अभी जू चिड़ियाघर वाला जू नहीं भाई, हैं? आप सोचोगे सर कहाँ चिड़ियाघर में स्पोर बना? नहीं भैया, जू का मतलब होता है मोटाइल, जू का मतलब होता है मोटाइल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल फिर सकते हैं उन्हें ही हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जू का मतलब होता है मोटाइल, तो जू स्पोर्ट्स का मतलब होता है ऐसे स्पोर्ट्स जो कि मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट कैसे कर पाएंगे? स्पोर्ट तो एक सेल है, कैसे मूव करेगा? उसके पैर हैं क्या? नहीं भैया, तो सेल को मूव कराने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सूडोपोडिया हो सकता है, सीलिया हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है। तो अब स्पेसिफिकली जू स्पोर में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको मूव कराने में हेल्प करता है? ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है नीट का। तो जू स्पोर्ट्स और मोटाइल स्पोर्ट्स, क्योंकि इनमें फ्लैजेला है जो उसको मूव कराता है, बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, कहां? कहीं पहुंच गया, बैठ गया, बोला चलो अभी मेरा काम क्या है? नया फंगस बनाना। अब वो जर्मिनेट करके पूरा नया फंगस हाइफे बना देगा एक जगह जाकर के। ठीक, तो जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं? दे आर मोटाइल स्पोर्ट्स, दे आर मोटाइल स्पोर्ट्स, ये मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं। अब बताओ ये इंटरनल स्पोर्ट्स हैं या एक्सटर्नल स्पोर्ट्स हैं? तो दीज आर इंटरनल स्पोर्ट्स। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। ठीक है, और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं स्पोर्ट्स, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। भैया स्पोर को भरने वाला बैग स्पोरेंजियम। ठीक, तो इंटरनल स्पोर्ट्स जो होते हैं दे अकर इनसाइड अ बैग, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक, दे अकर इनसाइड अ बैग, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। ध्यान देंगे, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो जू स्पोर जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आता है
उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे ज़ूस्पोरेंजियम। बताओ, इससे आसान हो ही नहीं सकता ना। तो ज़ूस्पोर जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं उसे बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। तो दे आर इंटरनल स्पोर एज दे अकर इनसाइड बैग लाइक स्ट्रक्चर which is called as चलो थोड़ा पेन चेंज करके लिखता हूं, which is called as zoosporangium। ठीक है, अब इनको मोटाइल बनाने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? तो दे हैव फ्लैजिला। आप देख रहे हैं, ये देखो, ये ज़ूस्पोर है, ये ज़ूस्पोर्स हैं। ठीक, इनमें ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिला है, और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज ज़ूस्पोरेंजियम। जब ये बैग भर जाता है ज़ूस्पोर से तो फट जाता है, जब ये फट जाता है तो फिर ज़ूस्पोर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते तो फ्लैजिला से चलते चलते पानी में स्विम करेंगे, कहीं पहुंचेंगे, पहुंच करके रुकेंगे तो बोलेंगे चलो फंगस बना देते हैं नया। ठीक, तो दीज आर मोटाइल स्पोर्स बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। चलिए, तो जल्दी से इसको भी आप अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे। इसके बाद अपन आगे चलेंगे और अगले टाइप के स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले टाइप का स्पोर था, ज़ूस्पोर। ठीक, अब दूसरा स्पोर, पहले उन स्पोर्स को कवर कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ना। तो ये आपने देखा ज़ूस्पोर्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर। दूसरा जो स्पोर एनसीईआरटी हमें बताती है वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? ज़ूस्पोर के अपोजिट होते हैं। ज़ूस्पोर के अपोजिट मतलब दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। सीधे रह गए, फ्लैजिलाइजर नहीं, घूमने फिरने नहीं जाते। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, घूमने फिरने नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो बेचारा इनको चलाए। तो ये बेचारे हवा जहां ले जाती है, हवा में बहते 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 चले जाते हैं। ठीक है, तो दे फ्लो वाया एयर के करंट से बहते हुए निकल लेंगे। तो दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, दे आर इंटरनल स्पोर्स, दे आर इंटरनल स्पोर्स, और ये एक बैग के अंदर होते हैं। बैग को बोलते हैं स्पोरेंजियम। They occur inside sporangium। अब इन स्पोर्स अगर हमें देखना है तो इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम में देख रहा हूं तो ये वाला जो डायग्राम है, ये दिस डायग्राम इज फॉर स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये डायग्राम, ये वाला। तो इन्होंने देखो स्पोर बनाए, किसके अंदर बनाए? स्पोरेंजियम के अंदर बनाए। किसके अंदर बनाए? स्पोरेंजियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है बैग लाइक, जो फटा है जिससे ये बाहर निकल रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियम। ठीक है, और बाहर निकलने वाले स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं ये बेचारे गोलू गोलू से, ये क्या है? दीज आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। इनमें कहां कोई फ्लैजिला है? कोई फ्लैजिला नहीं इनमें। तो ये फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइल नहीं होंगे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये ज़ूस्पोर के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर में बनते हैं। ज़ूस्पोर के कंपैरिजन में ये ज्यादा नंबर में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको दिख भी रहा होगा, डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए गए तीसरे स्पोर्स के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया। तो जो कोनिडिया होता है, ध्यान से देखिएगा अब यहां पर, जो कोनिडिया होता है
दे आर अगेन नॉन मोटाइल स्पोर। लेकिन अब इनमें क्या खास है कि दे आर एक्सटर्नल स्पोर्स, ये एक्सटर्नल स्पोर्स हैं। अब आपको दिखाई पड़ेगा कि एक्सटर्नल स्पोर्स कैसे होते हैं। अभी तक तो इंटरनल की इमेज बन गई अपने अंदर, ठीक। तो एक्सटर्नल स्पोर्स कैसे होंगे ये, तो ध्यान से देखिए क्या होता है एक्चुअली में। सपोज करते हैं कि ये एक हाइफे है, सपोज करिए ये एक हाइफे है, यहां से एक हाइफे की ब्रांच अराइज हुई, और इस ब्रांच में से कुछ ऐसे बॉटल लाइक स्ट्रक्चर निकले। ये भी फंगस के हाइफे के ही सेल्स हैं। बॉटल लाइक कुछ स्ट्रक्चर अराइज हुए, और इन स्ट्रक्चर के सरफेस पे माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर्स ऐसे चेन के जैसे एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ठीक। सो दीज स्पोर, दिस इज कोनिडिया, ये स्पोर है कोनिडिया, ये स्पोर है कोनिडिया, और ये है चेन ऑफ कोनिडिया, ये पूरी चेन ऑफ कोनिडिया है। अब कोनिडिया जिस बॉटल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है उसे बोलते हैं स्टेरिगमेटा, उसे बोलते हैं स्टेरिगमेटा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्टेरिगमेटा। और जो मेन हाइफे का ब्रांच है, जो मेन हाइफे ब्रांच है जिसपे कोनिडिया आ रहा है, दैट ब्रांच ऑफ हाइफे इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। ध्यान जरूर देंगे, उस ब्रांच ऑफ हाइफे को बोलते हैं कोनिडियोफोर। आपको लग रहा है सर ये सब एनसीईआरटी के बाहर का है, ये सब एनसीईआरटी के बाहर का, आपको ऐसा जरूर लग रहा है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, आपका पूरा अधिकार है ऐसा लगने का। लेकिन भैया ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर बना बनाया मिल जाएगा, तब एनसीईआरटी के बाहर का नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि फंगस का पार्ट है तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि हम इसको यहीं पे पढ़ के समझ लें, ठीक। तो कोनिडिया भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, दे आर एक्सटर्नल स्पोर्स, ठीक। ये हाइफे में आप देख रहे हैं बाहर की तरफ अरेंज हुए हैं, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस में एक बार नहीं शायद हजारों बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि कोनिडिया अकर इन विच फंगल क्लासेस, कोनिडिया कौन से फंगल क्लासेस में होता है। तो हमने 4 क्लासेस डिस्कस करी हैं, ठीक है। 4 क्लासों की जानकारी आपको दी है लास्ट सेशन के अंदर। वो 4 क्लासेस कौन सी हैं, 4 क्लासेस हैं फाइकोमाइसिडीज, बेचारा सीधा साधा फंगस, देन एस्कोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज एंड ड्यूटेरोमाइसिडीज जिसे कंसिडर ही नहीं करते लोग, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता बेचारा, ठीक। तो अब कौन से इन 4 में से कौन सी कैटेगरीज के अंदर, कौन से क्लासेस के अंदर कोनिडिया होता है, तो बहुत सिंपल है भैया, ऐसे याद रखो, ACDC, ये तो याद रख सकते हो ना, ACDC, वेयर C स्टैंड्स फॉर कोनिडिया, C स्टैंड्स फॉर कोनिडिया, और बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं वो फंगस की क्लासेस को बता रहे हैं जिसमें कोनिडिया होता है। तो कोनिडिया अकर्स इन एस्कोमाइसिटीज एंड अकर्स इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लासेस के अंदर कोनिडिया आता है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, ACDC के कोई रट करके आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जो एनसीईआरटी ने आपको लिख करके बताए हैं।
तो हमने ये तीनों एनसीईआरटी पे दिए गए स्पोर्स को समझ लिया। पहला स्पोर जो एनसीईआरटी में बताया है वो है जू स्पोर, फिर एनसीईआरटी ने बताया कोनिडिया, ये भी कंप्लीट कर लिया हमने, ये रहा, ठीक। और फिर हमने एनसीईआरटी में जो दिया गया है जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स, वो भी देख लिए। तो ये 3 स्पोर एनसीईआरटी में दिए गए स्पोर हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब कुछ प्लस इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, प्लस लेवल की इंफॉर्मेशन है, जिसमें मैं 2 स्पोर्स की और बात आपके साथ कर दूंगा, एक क्लमाइडोस्पोर्स और एक ऊडिया। क्लमाइडोस्पोर्स को आप यहां पे देख सकते हैं, ये है क्लमाइडोस्पोर्स, और ऊडिया को आप यहां पे देख सकते हैं, ये है ऊडिया, ठीक। दोनों को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं जल्दी से, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्लमाइडो स्पोर्स को डिस्कस करता हूं। क्या होता है देखिएगा ध्यान से। सपोज करिए ये फंगल हाइफे है, ठीक है। सपोज करिए ये फंगल हाइफे है। हाइफे मतलब फंगस की बॉडी है। अब क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन अराइज हुई। कैसी कंडीशन? अनफेवरेबल कंडीशन अराइज हुई। पानी की कमी हो गई, ठीक है, पानी की कमी हो गई, ड्राइनेस आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। इस कंडीशन में ये फंगस बेचारे डरने लगे कि भाई अब तो हम मर जाएंगे, अगली जनरेशन में नहीं आ पाएगी, नेचर हमें बड़ा पनिशमेंट दे देगा कि भाई तुम ऐसे कैसे चले आए बिना रिप्रोडक्शन किए हैं, तुमको तो रिप्रोडक्शन करके अपनी जो फंगस की स्पीशीज है उसको बना के रखना, तुम ऐसे कैसे चले आए। तो ये क्या करे क्या करे क्या करे, तो बेचारा स्ट्रगल करने लगा। तो नेचर ने बोला चलो भाई इतना स्ट्रगल मत करो, ठीक है, मैं तुमको एक मैकेनिज्म देता हूं, जब तुम अनफेवरेबल कंडीशन में होगे तो ऐसा कर लेना, बच जाओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो फंगस के हाइफे में से कुछ सेल्स कुर्बानी देते हैं और कुछ सेल जिम्मेदारी लेते हैं अगले जनरेशन को बनाने की, ठीक। तो जो सेल्स को कुर्बानी देनी होती है वो सेल्स क्या करते हैं, वो सेल अपने साइटोप्लाज्म का थोड़ा अमाउंट जो है वो डोनेट कर देते हैं उन सेल्स को जो आगे चल के नए फंगस को बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सपोज करते हैं इस सेल ने जिम्मेदारी ली, ये वाले सेल ने जिम्मेदारी ली कि हम आगे चल के नया फंगस बना देंगे, तो इसके आजू बाजू के सेल जो हैं वो इसको अपने साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा सेप्टा के जरिए भेजने लग जाएंगे। तो इसके पास साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो ये हल्का सा मोटा हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से यहां दिखाई देगा, हल्का सा मोटा हो गया, पेट निकल आया, जरा सा पेट निकल आया भैया, फिर था अब तक, अब क्या आजू बाजू वाले ने खाना है दे तो पेट निकल आया, ठीक है। अब इतना सारा माल मटेरियल भर लिया इसने अपने अंदर, ठीक है, इतना सारा जब भर लिया तो कहीं कोई चोरी ना कर ले, ठीक है। तो इसी के साथ साथ नेचर ने इसके ऊपर बोला कि भाई अब ये एक थिक वॉल अपने ऊपर बना लेगा, तो ये लो एक थिक वॉल इसने अपने ऊपर बना ली, एक थिक वॉल इसने अपने ऊपर बना ली, ठीक है। और अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो पूरी अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर जाएगा, और अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही खत्म होंगी यानी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो फिर ये नए फंगस में जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी it will germinate into a new fungal hyphae,
एक कंप्लीटली न्यू फंगल हाइफे में ये तब्दील हो जाएगा, ठीक है, और अपने जनरेशन को लॉस होने से बचा लेगा। सो सच स्पोर्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, एंड जर्मिनेट इनटू अ न्यू फंगल हाइफे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, दीज आर कॉल्ड क्लमाइडोस्पोर्स। और ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं जो जनरेशन को तो लाने में यानी रिप्रोडक्शन में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में अनफेवरेबल कंडीशंस में फंगस को बने रहने दे रहे हैं। और अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। याद कर लो भैया, आगे बहुत काम आने वाली है सारी चीजें ना। हाँ, तो व्हाट इज क्लामाइडोस्पोर्स? these are spores formed during unfavorable conditions, ठीक है। so these are perinating spores, these are perinating spores। ठीक, and also help in asexual reproduction। तो याद रखिए, पूछेगा थिक वॉल्ड पेरिनेटिंग स्पोर्स, विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सो दे आर क्लामाइडोस्पोर्स। एक लास्ट डिस्कस कर देता हूं, जरूरी नहीं है आपको याद रखना, बट स्टिल, ऊडिया क्या होता है? ऊडिया तब बनता है जब फंगस एक्सेस ऑफ वाटर में होता है, ठीक है। जब फंगस एक्सेस ऑफ वाटर में होता है तो उसके जो हाइफे की टिप है, हाइफे की टिप से कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर टूट के निकलते हैं और बडिंग के थ्रू नया फंगस बनाते हैं। दे आर ऊडिया। ठीक, तो ऊडिया कब बनेगा? जब मान लीजिए फंगस है, फंगस कौन सी कंडीशन में है? फंगस जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर में है, भैया पानी की अधिकता में है, मौज आ गई इसको, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर में है। तो अब क्या करेगा ये? इस फंगल हाइफे का जो टिप है, ठीक, इस फंगल हाइफे टिप विल प्रोड्यूस स्पोर्स, एंड ये स्पोर्स बडिंग के जरिए नया फंगस बनाते हैं, ठीक है। दीज स्पोर्स, जिसे अब हम बोलेंगे ऊडिया, जो फंगस से टूट के निकलेंगे, टूट के निकलेंगे, ठीक है, ये करेंगे बडिंग, और बडिंग के बाद न्यू फंगल हाइफे बना लेंगे, सो इस तरीके के स्पोर्स को आप बोलते हो ऊडिया, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको याद रखने का मन है तो याद रखिए, नहीं याद रखने का मन है तो मत याद रखिए, नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी, ठीक है। तो ये आपको हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, जो बेसिकली होता है स्पोर्स के फॉर्मेशन की हेल्प से। और ये जितने भी स्पोर्स बनते हैं ये सभी स्पोर्स माइटोसिस के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है, किसी और तरीके से नहीं बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू ही बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जरूर। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी, लास्ट सेशन के अंदर भी बता चुका हूं कि जब फंगस का कोई सोमैटिक सेल जिसको काम नहीं दिया गया है रिप्रोडक्शन करने का किसी भी तरीके से, उसको बोला जाए कि रिप्रोड्यूस करो, ठीक है, उसको बोला जाए कि रिप्रोड्यूस करो, तब वो रिप्रोडक्शन का मेथड कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तब उस रिप्रोडक्शन के मेथड को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
ठीक है, कई बुक्स में जो मेथड अभी मैं यहां लिखूंगा, कई बुक्स में ये मेथड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में लिखे रहेंगे, बट एनसीईआरटी ने क्योंकि इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से ही बोला है तो हम उसी नाम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो पहला मेथड यहां पे है फ्रैगमेंटेशन। तो पहला मेथड यहां पे है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि हम सपोज करें ये एक फंगल हाइफे है, हम सपोज करते हैं कि ये एक फंगल हाइफे है, और ये फंगल हाइफे स्प्लिट कर जाएगा दो फ्रैगमेंट्स में। ये फंगल हाइफे स्प्लिट कर जाएगा दो या दो से ज्यादा, कितने भी फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट कर जाएगा, और हर एक फ्रैगमेंट से ये दो फ्रैगमेंट्स बन गए, आप देख पा रहे होंगे ये दो फ्रैगमेंट्स बन गए, और हर एक फ्रैगमेंट से एक न्यू फंगस बन के तैयार हो जाएगा। हर एक फ्रैगमेंट से एक न्यू फंगस, एक न्यू फंगल हाइफे बन के तैयार हो जाए बाय डिवीजन। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। तब उसे क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। तो ये बन गए न्यू फंगल हाइफे, ये बन गए न्यू फंगल हाइफे, न्यू फंगल हाइफे, न्यू फंगल हाइफे। ये बन गया न्यू फंगल हाइफे। तो इस तरीके से आपका फ्रैगमेंटेशन होता है फंगस के अंदर। ठीक है, दूसरा मेथड जो फंगस में पाया जाता है, जो फंगस में पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो बोला गया है फिजन या सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ सेल या स्प्लिटिंग। और ये मेथड जैसे हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा है, तो दोबारा से इसको नहीं पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में अपन ने पढ़ा ही हुआ है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप फिजन का नाम याद रखिए। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसे हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग 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 का नाम सुनते ही अपने दिमाग में जो सबसे पहला इंडिविजुअल आता है वो हाइड्रा होता है। हाइड्रा में बडिंग होती है, अपने को पता है। ठीक है, वैसे ही कुछ बडिंग होती है फंगस में भी, और फंगस में स्पेशली हम बात करेंगे ईस्ट की बडिंग की, ईस्ट के बडिंग की। तो क्या होता है, जैसे हम सब जानते हैं ईस्ट जो है ये सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। तो भाई जब इसमें एक ही सेल है तो यही सेल सब कुछ होगा, यही इसकी बॉडी भी है, सब कुछ है। तो इसी सेल में जब बडिंग से नए ऑर्गेनिजम्स बनने लगते हैं तो बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो ये अपना ईस्ट है, ये एक छोटा सा ऐसे बच्चा सा बड बना लेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करके इसको दे देगा थोड़ा, एक न्यूक्लियस एक अपने पास रख लेगा डिवाइड करके। ठीक है, ये है बड। ठीक, ये है बड, ये है बड। और यही बड क्या होगी, इट विल ग्रो, it will detach from parent yeast and it will behave as new yeast. It will behave as new yeast. तो बड ग्रो करेगी, डिटैच हो जाएगी और बिहेव करेगी एज ए न्यू ईस्ट। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है भैया, एक और कंडीशन हो सकती है यहां पे कि ये जो बड है
ये डिटैच ही ना हो, जबकि क्या हो, ये डिटैच ही ना हो। ठीक है, फिर से बना रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बनाना था इसलिए देखिएगा, ये डिटैच ही ना हो और भैया ये क्या करे, ये अपने ऊपर एक और बड बना ले, फिर वो बड अपने ऊपर एक और बड बना ले, फिर वो बड अपने ऊपर एक और बड बना ले। ऐसे करते करते बडों की ना बडों की एक चेन बन गई, एक चेन ऑफ बड बन गई यहां पे। ठीक है, एक चेन ऑफ बड बन गई यहां पे। ठीक है, चलो इसका रिलेवेंस है बताने का, क्यों बता रहा हूं सुनना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, डू ईस्ट फॉर्म हाइफे, क्या ईस्ट हाइफे बनाते हैं? तो आप तो सीधा मना कर दोगे, आप तो सीधा मना कर दोगे ना, क्योंकि भाई हाइफे क्या होता है, हाइफे फंगस की मल्टी सेलुलर बॉडी को बोलते हैं जो फिलामेंट के जैसे दिखती थी। लास्ट सेशन अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको एकदम 100% पता होगा। ठीक है, हाइफे तो फंगस की मल्टी सेलुलर फिलामेंट के जैसे दिखने वाली बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट तो यूनिसेलुलर है, तो इसमें हाइफे नहीं होगा। द आंसर डू ईस्ट फॉर्म हाइफे, द आंसर इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी करेक्ट, नो। बट जब मैं इस चेन ऑफ बड को देखता हूं तो ये भी तो एक फिलामेंट मल्टी सेलुलर जैसा है, ये भी तो एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट जैसा है। तो इस चेन ऑफ बड को कई साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं एज सूडो हाइफे। ठीक है, इसे क्या कंसीडर करते हैं? एज सूडो हाइफे, एज सूडो हाइफे। ठीक है, एज सूडो हाइफे। और ये कब बनाता है ये, और ये कब बनाता है? ये तब बनाएगा जब इसको जो चीज अच्छी लगती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए। भाई ईस्ट को क्या अच्छा लगता है? ईस्ट को अच्छा लगता है शक्कर, इसीलिए इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस। इसीलिए इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस। इसे शक्कर बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप इस ईस्ट को एक्सेस ऑफ शुगर में रखोगे, एक्सेस ऑफ शुगर में रखोगे, तब भैया ये इस तरीके का सूडो हाइफे बना देता है। और इसे हम लोग टोर्यूला भी बोलते हैं, इसे हम लोग टोर्यूला बोलते हैं कि भैया टोर्यूला स्टेज में पहुंच गया, ये रुक ही नहीं रहा, बट पे बट, बट पे बट, बट पे बट बनाते चला जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हेन ईस्ट इज प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ शुगर मीडियम। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं आपके फेवरेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। बट यहां पे फंगस शुरुआत ही कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व अ ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जो नहीं कर पाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस फंगस को ट्रू फंगस नहीं बोलते, उसे फॉल्स फंगस बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। ठीक, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा सिखा देता हूं। देखिए, इसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें तो पेरेंट तो होंगे नहीं, तो 2 फंगल हाइफे इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे? 2 फंगल हाइफे, 2 फंगस की बॉडीज। 2 फंगल हाइफे आर इन्वॉल्व। अब अगर दोनों फंगल हाइफे सेम, अगर दोनों फंगल हाइफे सेम जेनेटिक कंपोनेंट्स के हैं, सेम जीन्स वाले हैं, ठीक है, तो देन दे आर कॉल्ड एज होमोथैलिक, देन दे आर कॉल्ड एज होमोथैलिक। और अगर डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशंस के हैं, देन दे आर कॉल्ड हेट्रोथैलिक। तो 2 तरीके के फंगल हाइफे हो सकते हैं। ठीक है, होमोथैलिक होमोथैलिक
when both the hyphae are of same genetic constituents। भैया सेम वाले एक जैसे एक साथ आएंगे, सेम वाले अगर इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेम वाले, तो उसे क्या होमो बोलते हैं, होमोथैलिक बोल देंगे, ठीक। और अगर दो अलग अलग वाले इन्वॉल्व हैं तो बोलेंगे हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स, तो हेटेरोथैलिक। क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक, ठीक है। When the two hyphae involved in sexual reproduction are of different genetic constituents, ठीक, तब उसे बोलेंगे हेटेरोथैलिक। When both hyphae are of different जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स, तब उसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक। इसमें हम दोनों को सेपरेट करके नाम भी दे देते हैं, मेल फीमेल नहीं बोल पाएंगे यहां पे, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो मेल फीमेल जैसा कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो यहां पे हम दो स्ट्रेन बनाते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, एक को बोल देते हैं प्लस स्ट्रेन और एक को बोल देते हैं माइनस स्ट्रेन, ठीक है। सो वन विल बी कॉल्ड एज प्लस स्ट्रेन, अनदर विल बी कॉल्ड एज माइनस स्ट्रेन। वन विल बी कॉल्ड एज, देखो बड़ा मजा आ रहा होगा, वन विल बी कॉल्ड एज प्लस स्ट्रेन। भैया शुरुआत हो रही है, ये शुरू नहीं करते तो आज इतना डेवलप नहीं होता। अनदर विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव स्ट्रेन, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, आ जाओ, है ना। चलिए, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर क्या सिखाने वाले हैं भैया स्टेप्स में? बहुत सिंपल है यार, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, है कि नहीं? हाँ, देखिए स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तीन स्टेप होते हैं, तीन स्टेप होते हैं, दो तरह की फ्यूजन होती है और तीसरे तरीके का डिवीजन होता है। कौन कौन सा देखो, तो मैं पहले तीन स्टेप लिख ही देता हूं यहां पे, फिर अपन डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप कहलाता है प्लाज्मोगैमी, यानी दो फंगल सेल्स के साइटोप्लाज्म का शादी, मैरिज या फ्यूजन, ठीक है। इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म of two cells getting involved in sexual reproduction। ठीक है, दूसरा क्या है, तो साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, अब क्या फ्यूज करेगा, अब फ्यूज करेगा इनका न्यूक्लियस। तो दूसरा है कैरियोगैमी, दूसरा स्टेप है। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा, तो इट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस of two cells getting involved in sexual reproduction। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मियोसिस होगा।
अब जो सेल बना है उसका मियोसिस होगा, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, स्पोर अपॉन जर्मिनेशन विल फॉर्म द न्यू फंगल हाइफे। ये एनसीईआरटी के 3 स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब मैं इसको एलॉबरेट करके आपको जब बताऊंगा तो इतने इजी हैं ये तीनों स्टेप, आपको यकीन नहीं होगा इतना। ठीक, चलिए बताता हूं। देखो, शुरुआत कर देते हैं। सपोज करिए ये एक फंगल हाइफे है, सपोज करिए ये एक फंगल हाइफे है, ठीक है। सपोज करिए ये दूसरा फंगल हाइफे है, ठीक है। ये दोनों हाइफे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेम होगा दोनों का तो दोनों होमोथैलिक कहलाएंगे, डिफरेंट होगा तो हेटेरोथैलिक कहलाएंगे। हम सपोज करते हैं डिफरेंट वाले कंडीशन, बोलते हैं ये प्लस स्ट्रेन है और ये माइनस स्ट्रेन है। सपोज करते हैं दोनों पास पास आ गए, दोनों पास पास आ गए, पास पास आओ भैया, कम क्लोज, तो दे केम क्लोजर, सो दे केम क्लोजर, पास पास आ गए, दोनों पास पास आ गए। सोचा भैया अभी मौका है, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो बोला कि इस सेल को बोला तुम चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, इसने इसको बोला चलो तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, ठीक। तो ये दोनों नजदीक नजदीक आ गए, एकदम दोनों एकदम नजदीक आ गए। और अब क्या होगा, इनमें एक एक सेल डिसाइड हो गया कि भाई तुम क्या करोगे, तुम और तुम चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तुमको अब, ठीक है। तो अब ये सेल्स जो हैं वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएंगे, भाई साइटोप्लाज्म इकट्ठा करा खूब सारा, ठीक है। केम क्लोजर। अब परफॉर्म करेंगे पहला स्टेप। अब होगा पहला स्टेप इनके बीच में, दैट इज प्लाज्मोगेमी। अब क्या होगा इनके बीच में, प्लाज्मोगेमी। अब क्या होगा इनके बीच में, प्लाज्मोगेमी, जो पहला स्टेप बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होगा, ये दोनों सेल्स के बीच की जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट आउट हो जाएगी और दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नहीं साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखो, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ भैया फ्यूज कर गया। दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज कर चुका है। ये येलो वाले ने अपना इसको दे दिया साइटोप्लाज्म और ये वाइट वाला भी इसके साथ फ्यूज करके उधर भी घुस गया, इधर भी है, ये लो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा,
अब सेकेंड स्टेप क्या होना है आपको पता है, सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप विल बी कैरियोगैमी। सेकेंड स्टेप विल बी कैरियोगैमी। तो सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी। सेकेंड स्टेप क्या है भैया? कैरियोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। दो तरीके का फ्यूजन मैंने पहले बताया था, प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दूसरा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोगैमी। आइए देखिए, ठीक है, देखो तो दोनों के न्यूक्लियस जो है वो अब फ्यूज कर जाएंगे। दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस ने फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बना लिया। साइटोप्लाज्म तो पहले ही फ्यूज कर चुका था, साइटोप्लाज्म तो पहले ही फ्यूज कर चुका था। ठीक, तो कैरियोगैमी भी कंप्लीट हो गई। अब समझिएगा एक चीज, पहले बहुत अच्छे समझना, ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले जब मैं शुरू कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि ये जो फंगल हाइफे हैं दे आर हैप्लॉइड। इनमें हर एक क्रोमोसोम का एक ही एक सेट पाया जाता है, दे आर हैप्लॉइड। ठीक, इस कंडीशन में भी अभी दे आर हैप्लॉइड, इस कंडीशन में भी अभी दे आर हैप्लॉइड। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही इनके न्यूक्लियस फर्टिलाइज किए, न्यूक्लियस फ्यूज किए, जैसे इनके न्यूक्लियस फ्यूज किए तो ये अब बन गए क्या? डिप्लॉइड। तो ये अब क्या बन गया? डिप्लॉइड। ये अब क्या बन गया? डिप्लॉइड। ठीक, डिप्लॉइड बन गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर, इसके बाद अब इसमें यहां से कुछ ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ, ग्राउंड से ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर निकलेंगे जिसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, इनके फ्रूटिंग बॉडी निकलेगा, हाइफे के जैसे ही दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर अराइज होंगे इसमें, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जो बने हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। इन्हें बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है, बहुत सारे स्पोर्स बना लेता है। ठीक है, अब ये डिवाइड करके बहुत सारे स्पोर्स बनाता है और वो स्पोर्स जो है वो यहां पे भर जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोर बने होते हैं बाय मियोसिस। ये स्पोर बने होते हैं बाय मियोसिस, और मियोसिस में जब ये स्पोर बन रहे हैं तो फिर अगेन द प्लॉइडी विल बिकम हाफ। समझना, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो न्यूक्लियस है, यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियस अंडरगोस या न्यूक्लियस तो है ही, मैं सेल बोल देता हूं। ये जो कंबाइंड ये सेल एक बना है, इट अंडरगोज मियोसिस। तो मियोसिस टेक प्लेस and haploid spores are formed, and haploid spores are formed, and haploid spores are formed, haploid spore बन जाते हैं। तो अब मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। इन हैप्लॉइड स्पोर्स को हम बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। इन हैप्लॉइड स्पोर्स को हम बोलते हैं जाइगोस्पोर्स या मियोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स या मियोस्पोर्स। ठीक,
तो ये जो इसके अंदर स्पोर हैं दे आर मियोस्पोर्स, दे आर मियोस्पोर्स, हैप्लॉइड, जो कि एक स्ट्रक्चर के अंदर है जिसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फ्रूट नहीं है भाई, फ्रूट नहीं है, खाने का नहीं इसको, ठीक है। ये आपके कलरफुल स्पोर्स इसके अंदर भरे होंगे। तो जिस कलर का आपको फंगस दिख रहा होता है ब्रेड के ऊपर काले कलर का है, तो उसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर काले 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 स्पोर्स हैं। जिसमें आपको फंगस ग्रीन कलर का दिख रहा है तो मतलब उसमें फ्रूटिंग बॉडी निकल आया है, तब आपको फंगस दिखेगा। बिना फ्रूटिंग बॉडी के आपको कभी फंगस नहीं दिखेगा। तो एक्चुअली में आपको उस फ्रूटिंग बॉडी दिख रही होती है जो उस कलर की दिखेगी जिस कलर के स्पोर्स बनेंगे। तो अगर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है फंगस, मतलब उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनी है जो ब्लैक कलर के स्पोर्स बना रही है, ठीक है। तो जाइगोस्पोर्स बन गया मियोसिस से, यानी तीसरा स्टेप भी हो गया। और ये जो जाइगोस्पोर हैं ये जर्मिनेशन करेंगे, ये जर्मिनेशन करेंगे और बनाएंगे न्यू फंगल हाइफे, बनाएंगे न्यू फंगल हाइफे। क्या बनाएंगे? न्यू फंगल हाइफे। इस तरह से आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। 3 स्टेप में। पहला स्टेप आपका है प्लाज्मोगेमी, जहां पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। दूसरा स्टेप आपका है कैरियोगेमी, जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और तीसरा स्टेप आपका है मियोसिस, जहां पे सेल मियोसिस करता है, स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर्स कहलाते हैं जाइगोस्पोर या मियोस्पोर। जर्मिनेशन करते हैं, ये स्पोर यहां से फट के रिलीज होंगे, जर्मिनेशन करेंगे, नया फंगल हाइफे बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक। अब यहां पे आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, जरूर नोट करना, नीट के अंदर पूछे जाने के बेहद चांस हैं। तो कुछ फंगस में क्या होता है, कुछ फंगस में क्या होता है, या पहले बता दें ज्यादातर फंगस में क्या होता है। ज्यादातर फंगस में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन मोस्ट ऑफ द फंगस, इन मोस्ट ऑफ द फंगस कैरियोगेमी take place immediately after plasmogamy. इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी। क्या दिक्कत है, अपने को दिख भी तो रहा है, बट लेकिन, अब इस लेकिन का जवाब ढूंढने, इस लेकिन का जवाब लेने देने मैं आपको अगले उसमें ले जाऊंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सम फंगल क्लासेस कैरियोगेमी इज डिलेड, कैरियोगेमी इज डिलेड, कैरियोगेमी डिले होती है, यानी प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद नहीं होती है, ठीक है। ये प्लाज्मोगेमी हुआ, अभी 2 न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसी स्टेज में, कुछ फंगल क्लासेस में इसी स्टेज में हॉल्ट कर जाता है प्रोसेस, कुछ देर के लिए इसी स्टेज में हॉल्ट कर जाता है प्रोसेस। और इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि क्या है, 2 न्यूक्लियस एक साथ पाए जा रहे हैं। और इस एक्सटेंडेड स्टेज अगर ये हो गई तो इसे बोलते हैं डाई कैरियन स्टेज या डाई कैरियो फेज। तो इन सम फंगल क्लासेस कैरियोगेमी इज डिलेड एंड डाई कैरियन इज सीन। डाई कैरियन का मतलब सेल विद फ्यूज्ड साइटोप्लाज्म
but with 2 न्यूक्लियस, जिनको फ्यूज करना है वो भी फ्यूज नहीं करे। तो ये एक डाई कैरियन स्टेज पाई जाती है कुछ फंगस कैटेगरी में, जिसमें प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी नहीं होती है। अब आपसे पूछेगा बताओ कौन से में, तो जिन्होंने बीए किया है, बीए मतलब बेसिडियो एंड एस्को, तो ये जो डाई कैरियन स्टेज है ये किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी जो डाई कैरियो स्टेज है, डाई कैरियन स्टेज, ये आपकी पाई जाएगी बीए में। बीए मतलब बेसिडियो माइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। तो इस तरीके से आप फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स देखे और एक्सेप्शन भी देखा। ठीक है, एक्सेप्शन वहां जहां पे प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी नहीं होती, थोड़ा डिले करते हैं और 2 न्यूक्लियस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं सेल के अंदर, उस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। और ये स्टेज आपको बीए दैट इज बेसिडियो एंड एस्को में दिखेगी। देखिए, तो ये 3 स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, एज इट इज सीक्वेंस में याद रखिए। याद रखने का तरीका है पीके मी, पीके मी, पीके मी, पीके मी, तो पीके मी के जैसे इसको याद रखिए, पीके मी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, याद हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से फंगस के रिप्रोडक्शन का जो भी हिस्सा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, एकदम अच्छे से कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब जस्ट अ क्वेश्चन, जाते जाते जैसे मेरी आदत है आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूं मैं, तो आज भी एक क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई वी कैन नॉट विजुअलाइज फंगस इजिली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जब फंगस मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है, तो दिखता क्यों नहीं है जल्दी आंखों से? फंगस तभी विजुअलाइज होता है, मैंने जस्ट आपको बताया, जब वो फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी ऊपर की तरफ आती है। तो फंगस क्यों विजुअलाइज नहीं होता, इसके मैं आपको 2 रीजन दे दूंगा। चलो, पहला रीजन, फंगल हाइफे, फंगल हाइफे इज हाइलाइन। हाइलाइन का मतलब है ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। तो भाई आर पार जब दिख रहा है तो कहां से तुमको दिखेगा, दिख ही नहीं पाएगा ढंग से। तो ऑलमोस्ट हाइलाइन है ये, ठीक है, आर पार दिख सकते हैं, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, आपको पता है फंगस क्या है, एब्जॉर्ब करता रहता है ना न्यूट्रिशन। तो ये जो फंगस होता है, ये ज्यादातर, इसका फंगस का ज्यादातर हिस्सा इसके होस्ट के सेल के अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक, इस फंगस का ज्यादातर हिस्सा इसके होस्ट के सेल के अंदर होता है, तो बाहर बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है और उतना थोड़ा हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। ठीक, सो दूसरा पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फंगल हाइफे, most of the part of fungal hyphae remain inside its host to take nutrition, as a result very small portion of hyphae is outside, which is not visible which is not visible by naked eyes. बाय नेकेड आइज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए फंगस को हम माइक्रोब बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो क्यों दिखता है? एक तो हाइलाइन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है हाइफे।
दूसरा, ज़्यादातर हिस्सा होस्ट के अंदर है, तो बाहर का हाइफे बहुत ही कम हो जाता है जो आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं सोचा आपके साथ डिस्कस करते हुए चलता हूं और आज के सेशन को कंप्लीट कर देता हूं। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, जहां पे हमने फंगस के रिप्रोडक्शन को अच्छे से एलोबरेट करके पढ़ा। नीट के लिए इतना सफिशिएंट है रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व जरूर कर लेंगे। आई होप आपको आज के सेशन से काफ़ी हेल्प मिलेगी और समझ में आ गया होगा। काफ़ी ईजिली हम लोग जा रहे हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगले सेशन के अंदर हम लोग फंगस को कंप्लीट कर लेंगे। अगला सेशन छोटा सेशन होगा जहाँ हम फंगस के क्लासेस को समझेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को कंप्लीट करता हूँ यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।